चलिए, जन एक्सप्रेस को हमें यहीं रोकना पड़ रहा है। आपको सीधे भाजपा मुख्यालय लिए चलते हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के सतीश पूनिया इस वक्त बोल रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से, टेलीफोनिक रूप से, किसी न किसी रूप से हम लोग जुड़े होते हैं। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। प्रधानमंत्री जी के 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के बाद फेज वाइज 3 पैकेज वित्त मंत्री जी ने आप लोगों के समक्ष रखे हैं। मैं उसके विस्तार में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ प्रमुख बातें जो आपके माध्यम से सामान्य लोगों के बीच में जानी चाहिए, उनका उल्लेख करूंगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने भी जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस वो अक्सर करते ही रहते हैं और अपनी उपलब्धियों को आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। मुख्यमंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके आदेशों के बाद भी कोरोना से लड़ाई के प्रबंधन में जो दृश्य दिखना चाहिए था, अभी भी उस रूप में परिणाम कारक कहीं दिखता नहीं है और मैं इसका प्रत्यक्ष साक्षी हूं। सामान्य तौर पर इस पूरी पैंडेमिक में केंद्र और राज्य सरकारों के जरिए जो काम हुए वो तो आपके समक्ष है ही, लेकिन देश की भारतीय जनता पार्टी ने भी एक सामाजिक संगठन की तरह काम करके और इस महामारी में एक तरीके से स्वयंसेवी संस्था जैसा काम किया। इस पूरी महामारी में इस प्रदेश के चिकित्सा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी, सफाई कर्मी, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस महामारी में लड़ने में बड़ा योगदान दिया। हम उनके प्रति भी कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करते हैं। मैं सबसे पहले जो 20 लाख करोड़ का पैकेज था, पहले दिन आप सब लोगों ने देखा था कि एमएसएमई के लिए एक बड़ी घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने की, वित्त राज्य मंत्री जी ने की और निश्चित रूप से इस 3 लाख करोड़ के एमएसएमई के पैकेज से एक बड़ा संबल उनको मिलेगा, क्योंकि एक बड़ा सेक्टर है जिसमें 12 करोड़ से भी ज्यादा लोग नियोजित हैं और भारत की जीडीपी में इस एमएसएमई का एक बड़ा योगदान है। और ये लोग पहले भी और इस लॉकडाउन के दौरान जिनको सबसे ज्यादा प्रभावित होना पड़ा वो एमएसएमई थी। इसलिए पहले दिन की जो घोषणाएं थी आत्मनिर्भर भारत अभियान की, वो एमएसएमई को संबल देने वाली थी। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो जब धरातल पर उतरेंगी तो भारत की अर्थव्यवस्था को संबल मिलेगा और जल्दी रिकवरी होगी। खासतौर पर जो 3 लाख करोड़ के पैकेज में ऐसी सब एमएसएमई रिवाइव होंगी और इनको जो ऑफर है वो अक्टूबर 2020 तक और इनको 4 साल तक की छूट होगी, इनकी समय सीमा है। इसी तरीके से जो तनावग्रस्त एमएसएमई है जिनको 10,000 करोड़ का एक संबल मिलेगा, एनबीएफसी के जरिए 45,000 करोड़ की जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है उसका लाभ मिलेगा। इसी तरीके से 90,000 करोड़ की जो सहायता डिस्कॉम को मिलेगी, उससे बिजली कंपनियों को एक संबल मिलेगा। दूसरा जो खासतौर पर एक ऐसा सेक्टर है जिस पर सबकी निगाह जाती है, जो सामान्य तौर पर हिला लगा के अपना जीवन यापन करते हैं, उन लोगों के लिए और विशेष तौर पर चिंता ये थी कि जो माइग्रेंट लेबर्स हैं ये जब वापस जाएंगे तो इनका क्या होगा। तो 3500 करोड़ रुपए से ऐसे 8 करोड़ लोगों को प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज 2 महीने तक प्रत्येक व्यक्ति को और 1 किलो चना लगातार 2 महीने तक, ये अनाज तो संबल देगा ही, लेकिन एक जो बड़ा काम हुआ है
राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी का, वन नेशन वन राशन कार्ड, मैं ये मानता हूं कि बहुत प्रतीक्षित मांग थी जो पूरी हुई। इसी तरीके से जो मुद्रा के जरिए शिशु मुद्रा है, उसमें 50,000 रुपए तक के ऋण का जो छोटे व्यापारी हैं उनको एक बड़ा लाभ इससे मिलेगा लॉकडाउन के दौरान उबरने से। ऐसे 1500 करोड़ रुपए की राहत इन लोगों को मिलेगी। जो वेंडर्स के लिए मैंने जो कहा वो 10,000 रुपए तक की शुरुआती कार्यशील पूंजी के जरिए वो अपने व्यवसाय की शुरुआत दोबारा कर सकेंगे। ऐसे 30 लाख वेंडर हैं जिसको 5,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी है उनको मिलेगी। इसी तरीके से जो मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं उनको 16 से 18 लाख की आय सीमा के जो परिवार हैं, स्कीम थी 2017 की, लेकिन क्रेडिट लिंक सब्सिडी इसके जरिए और इसको 31 मार्च 2020 तक बढ़ाया है। ऐसे 3.32 लाख परिवार लाभान्वित हुए थे और इसको विस्तारित किया है। अब 2.5 लाख मध्यम आय वर्ग के परिवारों को और संबल मिलेगा और इसमें 70,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। तो ये जब मनी रोटेट होगी तो छोटे दूसरे व्यापार धंधे भी इसमें पनपेंगे। इसी तरीके से जो हमारा वानिकी प्रबंधन है, खासतौर पर ट्राइबल और आदिवासी क्षेत्र से ताल्लुक रखता है, 6,000 करोड़ का कैंपा के जरिए एक जो प्राधिकरण है उसके जरिए इनका निवेश होगा और इससे रोजगार सृजन होगा। इसी तरीके से नाबार्ड आरआरबी को 30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जो पैसा मिलेगा उससे। एक विशेष बात, केसीसी को 2.5 करोड़ ऐसे लोग किसानों को जो पीएम किसान के लाभार्थी उनको केसीसी के जरिए जोड़ा जाएगा। 2 लाख करोड़ ऐसे इसके जरिए उनको संबल मिलेगा। कल जो विशेष घोषणाएं हुई खासतौर पर जिस पर अक्सर ध्यान कम जाता है, जैसे सामान्य तौर पर 53 ऐसे करोड़ पशु हैं और पशुधन भी खेती से जुड़ा हुआ एक ऐसा उपक्रम है जिससे लोगों को संबल मिलता है और भारत की अर्थव्यवस्था को भी वो लोग ताकत देते हैं। लेकिन एवरेज किसी एक पंचायत में भी साल में लगभग 500 ऐसे जो मुंह पका और खुरपका जैसे रोग से मवेशी मर जाते हैं। ऐसे 53 करोड़ पशुओं के लिए 100% टीकाकरण की व्यवस्था सरकार ने की है और इससे एक बड़ा संबल मिलेगा। कुल मिलाकर इसके लिए 13,343 करोड़, ये एक बड़ी राशि इस पे इन्वेस्ट होगी। 15,000 करोड़ जो पशु हमारी जो पालन की संरचना है उस पर खर्च होगा। एक डिमांड आई थी कि इस समय कोरोना के अंदर इम्यूनिटी बूस्टर्स के लिए खासतौर पर आयुर्वेद और जो हर्बल मेडिसिन है इसका प्रयोग हुआ, सफल भी हुआ, लोगों ने अपनाया भी आयुर्वेद हर्बल मेडिसिन इस तरीके की। तो उसके प्रमोशन के लिए खासतौर पर इस पर 2.25 हेक्टेयर ये औषधीय पौधों की खेती का एक रकबा होगा और इसमें 4,000 करोड़ ये इन्वेस्टमेंट होगा। 5,000 करोड़ की किसानों की इसमें आय होगी और इसके साथ ही जो बड़ा काम हुआ कि औषधीय पौधों के लिए मंडियों का सृजन ये पहली बार हुआ है। इसी तरीके से मछली पालन के लिए और जो कोल्ड चेन स्टोर्स हैं इसको बढ़ाने के लिए, भंडारण के लिए, परिवहन के लिए कल काफी उपाय कल की उसमें की गई। लेकिन एक बड़ा जो फैसला हुआ उसमें किसान किसी भी मंडी में अपना अनाज बेच सकेगा। ये एक विशेष जो कल घोषणा हुई, मुझे लगता है कि क्रमिक रूप से आज भी 4 बजे वापस घोषणा होगी जिससे इस देश की इस पैकेज से भारत के तमाम जो लोग हैं उनको निश्चित रूप से एक बड़ी राहत मिलेगी। इससे पहले जो फैसले हुए सरकार के, नरेगा की जो न्यूनतम आय जो है उसको बढ़ाया, उज्ज्वला के जरिए ट्रांसफर हुआ, जनधन के जरिए 41 करोड़ लोगों को 53,580 करोड़ का डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ। इसी तरीके से जो उज्ज्वला के जरिए जो 3 सिलेंडर देने की बात लगातार की गई, नरेगा के ट्रांसफर बराबर हुए। तो अनेकों ऐसे मद थे जिसके आधार पर
कोविड के दौरान ही और केंद्र की सरकार ने लगातार ऐसे कुछ फंड्स थे जिसको केंद्र की सरकार ने अप्रूवल दी, राज्य सरकारों के पास थे, लेकिन केंद्र की सहमति से ही जो 2,500 रुपए की अक्सर जो मुख्यमंत्री जिक्र करते हैं वो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन का और सामाजिक न्याय और अधिकारिता का ऐसा 1,500 और 1,000 कुल मिलाकर 2,500 रुपए थे जिनकी अनुमति दी। डीएमएफटी के 830 करोड़ के फंड को खर्च करने की अनुमति दी। ऐसे इस तरीके के कुछ अनेकों फंड्स के जरिए और सीधे तौर पर प्रत्यक्ष तौर पर सरकार को संबल देने का काम राजस्थान की सरकार ने किया। जो सेंट्रल टैक्सेज और ड्यूटीज थी उनके 2753 करोड़ ये ट्रांसफर हुए इसी कोविड के दौरान। अब मैं कुछ राज्य सरकार ने जो दावे किए बराबर जिनकी अक्सर चर्चा होती है, मैं जिस प्रत्यक्ष गवाह था जिन बातों का, वीडियो कॉन्फ्रेंस की चर्चा पुरानी हो चुकी मुझे लगता है, लेकिन उसमें सारे मुद्दों की चर्चा बेशक हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री जी किस तरीके से झूठ बोलते हैं और वो झूठ बार बार किस तरीके से पकड़ा जाता है, इसका मैं विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। अभी सबसे पहले जब प्रवासी राजस्थानियों की श्रमिकों की बात आई थी, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 4,000 बसें लगाएंगे और अपने लोगों को लेके आएंगे। अभी तक उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि आपने कोविड के दौरान अपने खजाने से कितना खर्च किया, अभी तक उसका जवाब नहीं है। इसी तरीके से उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजस्थान की सड़कों पर कोई भी प्रवासी श्रमिक पैदल नहीं चलेगा, ये सरकार की गारंटी है। लेकिन उसके दूसरे दिन जब अजमेर रोड से आगरा रोड तक देखने के लिए निकला, एक बड़ी तादाद में लोग पैदल जा रहे थे, सरकार की पोल खोल रहे थे, और जो बस थी, एक बस मिली मुझे जिसमें 150 सवारियां भरी हुई थी, जो पाली से आई थी, प्रदेश के अनेक हिस्सों के उसमें लोग शामिल थे। दूसरा, इन दिनों रेल मंत्री जी की ट्विटर से और मुख्यमंत्री जी अपने ट्वीट के जरिए कुछ बातों का उल्लेख करते हैं। मैं ये मानता हूं कि ये खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यदि ट्रेन उपलब्ध हो जाए इतने बड़े लोगों को लाने के लिए तो राजस्थान के प्रवासी आ सकेंगे। एक के बाद दो के बाद तीसरी झूठ। राजस्थान का कल तक का जो अपडेट था, केवल 21 ट्रेन ये राजस्थान ने डिमांड की है, और हमने कहा भी, उस वीसी में भी कहा, इसके अलावा भी कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दूसरे प्रदेश जब ट्रेन मांग सकते हैं तो ट्रेन की रिक्विजिशन ये तो स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी कि इतनी आवश्यकता है। केंद्र से जब रेल मंत्री जी से बात की तो उन्होंने कहा कि हम जैसी स्टेट चाहेगी उतनी ट्रेन देने के लिए तैयार हैं। राजस्थान के अनेक शहरों से मुंबई, सूरत, पूना, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, गुवाहाटी, पटना ऐसे स्टेशन हैं जो खासतौर पर जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर इनको कनेक्ट कर सकते हैं। एक बड़ी तादाद में राजस्थानी आ सकते हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार की नीति क्या, मुख्यमंत्री जी ने अभी स्पष्ट नहीं की। एक जरूर हुआ, आज जोरदार एक मुझे जानकारी मिली, ये सब आपके ध्यान में है कि जब रेल टिकट की बात आई थी तो उस रेल टिकट की 85% सब्सिडी ये रेल मंत्रालय को देनी थी, 15% का भुगतान कोई भी करता, लेकिन इसके बारे में सोनिया जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी करेगी। अब उन्होंने किया कि नहीं किया, लेकिन एक टिकट पे मेरे पास है भी, उस पे ठप्पा जरूर लगा हुआ है कि उस पूरी की पूरी टिकट पे ठप्पा लगा है कि इस टिकट का भुगतान राजस्थान सरकार ने किया है। बात छोटी सी है, लेकिन नीयत कैसी है कि 85% सब्सिडी का कोई जिक्र नहीं, केवल 15% का भुगतान को स्टैंप लगा के ये साबित करने की एक ओछी राजनीति जिस तरीके से दिखती है माइलेज लेने की। लेकिन उनकी विफलता पैदल चलता हुआ श्रमिक आज भी बता देता है। हालांकि उस दिन के बाद मैंने जब चीफ सेक्रेटरी को, कलेक्टर को फोन किया कि अभी भी सड़कों पर लोग उसी तरीके से जा रहे हैं, तो उसके बाद थोड़ी हरकत में आई सरकार। आज वो आंकड़ा कुछ कम हुआ, क्योंकि मैंने कानोता के बैरियर पे पता किया तो 15,000 लोग जाते थे और 700 के करीब लोग जाते हैं, लेकिन अभी भी लोगों का इस तरीके से जांच जारी था। मुझे लगता है कि एक बार फिर सरकार के संज्ञान में आएगी। लेकिन इसके अलावा जो खासतौर पर जो चीजें अभी इन दिनों चर्चा में ज्यादा रहती है, जिसकी हम लोग बराबर अपडेट करते हैं, बात करते हैं, अभी भी स्क्रीनिंग को, सैंपलिंग को, टेस्टिंग को लेके सरकार आंकड़े बताती है, लेकिन जिस तरीके से फिगर बढ़ता रहा
वो सरकार की अपने इस कुप्रबंधन की पोल खोलता है। केवल इतना नहीं, मैं क्वारंटाइन सेंटर्स का भी हमारे काफी लोगों ने दौरे किए। हाँ कि अक्सर ये वीडियो, फोटोग्राफ्स या इस तरीके की जानकारी आप लोगों तक बराबर आती है। मैं एक बार फिर से मांग करता हूं कि उन क्वारंटाइन सेंटर्स की, क्योंकि आने वाले समय में एक चुनौती और आने वाली है। ये चुनौती इस रूप में आएगी कि प्रवासी बाहर से आएंगे, उनके क्वारंटाइन की, उनके स्क्रीनिंग की, उनकी सैंपलिंग की क्या व्यवस्था रहेगी, सरकार ने क्या कोई एक्शन प्लान बनाया है क्या? दूसरा, केंद्र की सरकार तो राशन भी देगी, गेहूं भी देगी और बाकी सहूलियतें भी देगी, जनधन के खातों में ट्रांसफर भी करेगी, लेकिन उन प्रवासियों के लिए उनकी स्किल के, योग्यता, क्षमता के बाद, क्योंकि कुछ दिन बाद रोजगार भी मांगेंगे और रोटी भी मांगेंगे, तो सरकार के पास कोई रोड मैप या कोई एक्शन प्लान है क्या? मैं ये जानना चाह रहा था। एक जो बातचीत के जरिए आप लोगों तक भी आती है और हम लोगों तक भी बात अपनी पहुंचाते हैं, गुजरात की सरकार ने 1 लाख रुपए ऐसे लोगों को संबल देने का काम किया। कर्नाटक की सरकार ने कुछ एक विशेष पैकेज दिया। उस पैकेज में ऐसे जो लोग हैं जो रोजमर्रा कमा के खाते हैं, जैसे खासतौर पर नाई, धोबी, खाती, मोची, कुली, लेकिन इसमें हम लोगों ने जो चर्चा की, एक ऐड और किया, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, खासतौर पर जो पुरोहिताई का काम करते हैं, जिनका काम प्रतिदिन मंदिर की पूजा से और दक्षिणा से चलता है, ऐसे परिवारों के लिए सरकार की कोई योजना है क्या? व्यक्तिगत तौर पर हमने तो तय किया कि इस तरीके के जो परिवार हैं, खासतौर पर जो ऐसे लोग हैं जो पूजा पाठ का काम करते हैं, लेकिन वो उस स्वाभिमान के साथ उस लाइन में तो खड़े नहीं हो सकते जहां राशन बढ़ता है, लेकिन उनको संबल देने का काम हम जरूर कर सकते हैं। तो हमने भारतीय जनता पार्टी के तौर पर यह फैसला किया कि हम ऐसे तमाम जो पांडित्य का काम करते हैं, उनको हम लोग अपने स्तर पर राशन के जरिए या किसी और के जरिए उनको संबल देने का काम निश्चित रूप से करेंगे। एक जो जनरल डिमांड अभी भी यथावत है, उसके बारे में सरकार ने कुछ कहा नहीं, लेकिन पानी, बिजली और स्कूल फीस, ये यक्ष प्रश्न है और वाजिब सा भी है। सरकार कैसे भी करे, लेकिन इसके बारे में निश्चित रूप से एक बार फिर से फोकस करे। जो कृषक कल्याण के तौर पर 2% मंडी में जो कर लगाया, उसके कारण पूरे मंडियां बंद रही और व्यापार लॉकडाउन के दौरान भी और मंडियां बंद होने से बिल्कुल ठप हुआ और लोगों में एक निराशा हुई। लेकिन किसी एक सेगमेंट से मिलकर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये रिजॉल्व हो गया और इसका हम फैसला कर लेंगे, लेकिन उसका अभी तक समाधान नहीं होने से अभी भी उसका इम्पैक्ट नीचे के तबके पे है, किसानों पे है। मुझे लगता है कि जो अभी भी जो हम लोगों ने डिमांड करी थी कि सरकार को चाहिए कि किसानों की जो खरीद है और उसके साथ उसकी तुलाई है, बारदाने की और उसके बाद भुगतान की, वो सब चीजों को रिजॉल्व करते हुए खासतौर पर 2% जो कृषक कल्याण का जो टैक्स लगा है, क्योंकि ये जो कृषक कल्याण का जो पैसा है, ये आप लोगों के संज्ञान में आ जाए। ये जो कृषक कल्याण बोर्ड, कृषक कल्याण का जो पैसा 1000 करोड़ सरकार ने फंड बनाया था, वो सरकार ने बीमा के लिए प्रीमियम के रूप में कंपनी को दे दिया और अभी राज्यांश बाकी है, इस 2% से वही पेमेंट करने वाली है। कृषकों के कल्याण के लिए तुरंत ये पैसा काम नहीं आने वाला, इसलिए उन्होंने एक तरीका निकाला था इस जरिए से। ऐसी बहुत सारी चीजें, लेकिन अभी भी मुझे आज जानकारी मिली कि टोंक में एक बार फिर से कार्रवाई नहीं होने के कारण और उस परिवार को संबल नहीं देने के कारण वहां सांसद और विधायक अभी भी धरने पर बैठे हैं। यानी जो अपराध हुए, बेशक अपराध स्वाभाविक रूप से कम हुए, लेकिन जो हुए संगीन हुए, लेकिन उस पर सरकार की कहीं किसी तरीके की मुस्तैदी नहीं दिखी, सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं दिखा। मुझे लगता है कि एक बार सरकार को अपनी कानून व्यवस्था की समीक्षा करने की भी आवश्यकता है। बातें तो बहुत हैं, बराबर मिलते रहेंगे, लेकिन मुख्य तौर पर 20 लाख करोड़ के पैकेज की जो खास तौर पर उपलब्धियां हैं, उसमें एमएसएमई को जो संबल मिलेगा, उसमें राजस्थान की भी 4.5 लाख जो एमएसएमई है, उनको निश्चित रूप से संबल मिलेगा। मुझे लगता है कि आज भी कुछ और घोषणाएं होंगी जिससे आने वाले समय में ऐसे राजस्थान के लोगों को केंद्र की सरकार के जरिए खूब मदद होगी। एक अपनी बात समाप्त करने से पहले, जो प्रवासी जो राजस्थानी बाहर फंसे थे विदेशों में, उसके लिए वंदे भारत मिशन केंद्र की सरकार ने शुरू किया और
देश में लोग आने शुरू हुए, राजस्थान के लोग आने शुरू हुए। आने वाले समय में अभी वी मुरलीधरन जी से जब संवाद हुआ हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, उन्होंने आश्वस्त किया था खासतौर पर हमारे जो विद्यार्थी विदेशों में फंसे हैं, ये किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, यूक्रेन, कनाडा, ब्रिटेन, उन ऐसी 12 फ्लाइट्स की अभी एक शेड्यूल आया है। प्राथमिक तौर पर जून तक ये सब लोग इवैक्यूएट हो पाएंगे, देश में आ पाएंगे, ऐसी सरकार की तैयारी है। इस बात के लिए वंदे भारत मिशन के लिए और भारत के विद्यार्थियों को, राजस्थान के विद्यार्थियों को राजस्थान आने की सहूलियत के लिए मैं केंद्र सरकार की अभिनंदन करता हूं, केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और भी खूब मसले होंगे, मुद्दे होंगे, आपसे बराबर मिलते रहेंगे, लेकिन आज जो प्रमुख बातें थी जिनके कारण मुझे आपके बीच में इन बातों को संज्ञान में लाना था, क्योंकि आप एक इस किस्म का जरिया है जो लोगों के बीच में जागरूक रखते हैं उनको, और समय समय पर इस तरीके की बातों से समाज भी जागृत रहता है। लेकिन कल के बाद क्या स्वरूप होगा, उम्मीद करेंगे कि देश और प्रदेश ये कोरोना से जल्दी से मुकाबला करके और उभरे और एक बार फिर से हमारी अर्थव्यवस्था, बाकी चीजें पटरी पे आए और हम लोग भी अगली बार इस तरीके से वर्चुअल की बजाय फिजिकल डिस्टेंस रखते हुए हम लोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरी बात को विराम देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आपके कोई प्रश्न हो तो उनका स्वागत। अध्यक्ष जी, मेरे 3 सवाल है। पूनिया जी, मेरा सवाल ये है, हेलो पूनिया जी, मेरा सवाल ये है कि जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।